Hey everyone, welcome to our CUET channel that is CUET by LPT. गाइस जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक कंप्लीट वीडियो सीरीज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं फॉर एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 ओके। और आप कंटिन्यूसली आई एम अज्यूमिंग कि आप हम लोग के साथ में जुड़ भी रहे हैं, रेगुलर वीडियोस देख भी रहे हैं। तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे बात करेंगे। गाइस लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। बट बिफोर कि हम लोग प्रॉपर अपने सेशन के साथ में स्टार्ट करें, अ सिंपल अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग विद सीयूटी बैचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं फ्रॉम 29th ऑफ दिस मंथ, दैट इज 29th मार्च। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इकोनॉमिक्स का कोर्स भी, डोमेन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन कॉल ऑन द नंबर इज 7240013721। याद कर लीजिए 7240013721। इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं रिगार्डिंग द एंटायर कोर्स डिटेल्स, क्या हमारी ऑफरिंग्स हैं उसके अंदर, कितने टेस्ट होने वाले हैं। कंप्लीट पोर्टल आप लोग को मिलेगा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बेसिकली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू सक्सीड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वो सारा एक कंप्लीट पैकेज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। सो गाइज इफ यू फील लाइक यू वांट टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2026, it is a good opportunity for everyone to get the entire package. Okay, चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ दिस। देखिए जीएटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि स्कोरिंग होता है। तो जैसा हमने मैथ्स के अंदर भी करा है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग में भी हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग का, which says कि find the term which does not fit into the series given below. ओके अब देखो एक सिंपल सी सीरीज दे रखी है आपको। ओके अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से लिखें तो वी कैन रियलाइज HKNQT। ओके और नंबर्स की जहां तक बात हो रही है तो 4 10 20 43 और 90 एंड द लेटर्स फॉलोड बाय द नंबर्स आर Q, okay, then next is N, then this is K, this is H and this is E. ओके अब देखिए ऑड वन आउट हमें निकालना है, बेसिकली रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स आपको दे रखा है, इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले लेटर्स को देखूं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि +3 हो रहा है, आई जे स्किप करके के आ रहा है, LM +3, N आ गया है, OP फिर से +3 कर दिया मैंने और RS स्किप करके T आ गया है। तो +3 कोई मिसमैच नहीं है, एक यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है हर जगह मैं लिख भी देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी। ओके +3 अगर आप यहाँ भी देखोगे तो सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। FGH ओके अगेन +3, HIJK +3, LMN +3 और OPQ +3। तो यहाँ से गाइज एक चीज तो समझ में आती है कि लेटर्स के बेसिस पे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि लेटर्स की जो पूरी कहानी है वो तो इट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। ठीक है बहुत सिंपल दिख रहा है कि +3 कर रहे हैं और इधर से भी एक यूनिक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके यानी कि सारा चीज, सारा इंपॉर्टेंट जो मेन एस्पेक्ट है क्वेश्चन का, सारा जो मुद्दा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो अब जरा नंबर्स को अलग से देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं दैट इज 4 10 20 43 और 90। अब देखिए इसके अंदर मुझे पैटर्न देखना है। सबसे पहले जनरली स्टूडेंट्स जो ट्राई करते हैं दैट इज टेकिंग द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स। ओके अब लेकिन आपको डिफरेंस लेते वक्त में गाइस एक चीज का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि यार डिफरेंस लेकर के ना जो डिफरेंस है, ठीक है वो बहुत स्टीप इंक्रीज या स्टीप डिक्लाइन नहीं हो सकता है। आप +2 +4 +5 इस तरीके से करेंगे, ठीक है सिंपल अगर एपी टाइप है या एक कांस्टेंट में ऐड कर रहा हूं तो बहुत स्टीप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है जनरली। ओके अगर वो हो रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मैंने या तो स्क्वायर क्यूब यूज करा होगा या मल्टीप्लीकेशन यूज करा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हमने यूज करी होगी। ठीक है तो डिफरेंस लेकर के तो हमें ये क्लिक नहीं करने वाला है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं इससे जरा स्टार्ट करता हूं। ट्राई कीजिए 4 से 10 हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए 4 से 10 अगर आप बनाने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर 4 इंटू 2 प्लस 2 10 बनता है। ठीक है ओके फेयर इनफ। अच्छा अब इसी चीज को कंटिन्यू करके देखते हैं। 10 इंटू 2 ये तो मैच नहीं हो रहा, प्लस समथिंग तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा 20 इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे ध्यान से देखो
20 इंटू 2 इज 40 प्लस 3 इज 43। ठीक है, एक मेरे को यहां से कुछ मिलता जुलता यहां पे समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो 43 को अगर मैं डबल करता हूं तो मेरे पास में आता है 86, और 86 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या, 90। ओके, तो ये तो एक बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है, जो रॉन्ग टर्म है, जो मिसमैच है, वो इससे पहले ही है। ठीक है, अब अच्छा दूसरी चीज मुझे यहां पे ये भी समझ में आ रही है कि यार ये जो नंबर्स है ना, यानी कि मैं मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा सेम नंबर से कर रहा हूं, और एडिशन के अंदर जो मैं कांस्टेंट यहां पे ऐड कर रहा हूं वो 1 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर मैं पीछे आना चाहूं, ठीक है, 20 में बनाना चाहूं, तो मुझे रियलाइज होता है कि यार कुछ मैंने 2 ऐड करा होगा तभी तो ये पैटर्न फॉलो होगा। 2 ऐड करा, 3 ऐड करा, 4 ऐड करा, राइट, ये विजिबल है सबको। तो कुछ ना कुछ तो मैंने 2 से ऐड करा होगा। अच्छा, किसी चीज को मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके ही उसमें 2 ऐड करा होगा, राइट, ये भी समझ में आ रहा है, पैटर्न बेसिक सा। ठीक है, तो इंटू 2 प्लस 2 ऐसा कुछ रहा होगा। तो और यहां पे रिजल्ट मुझे दिख रहा है कितना है, 20। तो देखिए 20 में से 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू समथिंग इंटू 2 मेरे पास में आ जाएगा कितना, 18। और 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जो समथिंग है ये मेरे पास में आना चाहिए कितना, 9। तो अगर 9 यहां पर होता 10 की जगह तो पैटर्न बिल्कुल फॉलो करता। 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 2 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 3 इज 43, 43 इंटू 2 इज 86 प्लस 4 इज 90। अब चलिए इसी चीज को, एक चीज और ध्यान रखना, ये सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल देता हूं, सीक्वेंस सीरीज में आप कुछ भी पैटर्न जज करते हो उसको पूरा एक बार फॉलो जरूर करके देखना रॉन्ग टर्म में, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो गलत मार्क कर देते हैं या कुछ सिली सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसको फॉलो जरूर करते हैं, यानी कि हम ये चाह रहे हैं, मेरा कंक्लूजन यहां पर ये है कि 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। लॉजिक जरूर चेक करेंगे, देखिए 3 ऐड करा, 4 ऐड करा, उससे पहले 2 ऐड करा, यानी 9 किससे बना होगा, 1 ऐड करके बना होगा, ये रिजल्ट आया होगा 9 का। ठीक है, अच्छा कुछ ना कुछ यहां पे रहा होगा जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कराया और 9 बनाए। अब आपका अगर ये पैटर्न सही है तो 4 यहां पे रख करके देखिए क्या ये पैटर्न मैच हो रहा है क्या, तो बिल्कुल मैच हो रहा है। 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 1 इज 9, जी हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो 100% श्योरिटी के साथ में मैं बोल सकता हूं कि यहां पे 10 की जगह क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। तो मेरी रॉन्ग टर्म कौन सी हो जाएगी, रॉन्ग टर्म विल बी ऑप्शन 2, दैट इज के 10 9। इसकी जगह ये ना होकर के क्या होना चाहिए था, के 9 n होना चाहिए था, राइट, सिंपल। तो देखिए रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन भी हम पैटर्न को ही चेक करके आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रॉन्ग टर्म के अंदर रैंडम हिट एंड ट्रायल करते हैं कि ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, और ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको एक्चुअल आंसर मिले ही ना। ओके, तो बहुत बार थोड़ा सा जब डिफरेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो पैटर्न को ही चेज करिए, कीजिए हमेशा। पैटर्न पे अगर आप लेकर के जाएंगे, एक एग्जैक्ट पैटर्न आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपका आंसर सही आने वाला है। तो आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, चलिए अब इसी तरीके का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पे रैंडम नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, रैंडम नंबर्स। ओके, मुझे 4 दिख रहा है, मुझे 8 दिख रहा है, 9 है, 27 है, 16 है, 64 है, 26 है, 125 है, 36 है और 216 है। ओके, अब जैसे ही मैं इन नंबर्स को देख रहा हूं मुझे एक बात रियलाइज हो रही है कि यार ये जो नंबर है ये तो 5 क्यूब होता है, ये 6 स्क्वायर है, ठीक है, ये यहां पर 216 लिखा हुआ था। ठीक है, तो दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट, दिस इज 6 क्यूब। ओके, तो एक पैटर्न मिलता हुआ दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब ऐसा। चलो यहां पे भी चेक करते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये क्या है, दिस इज 2 क्यूब, बिल्कुल। ये 3 स्क्वायर है, तो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहां पर क्या है, 3 क्यूब है, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 4 क्यूब। ओके, तो आई होप सबको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने एक एक करके 2 से स्टार्ट करा और नेचुरल नंबर के हम स्क्वायर्स और क्यूब्स लिखते जा रहे हैं। तो 2 स्क्वायर आ गया, 2 क्यूब आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, 3 क्यूब आ गया, 4 स्क्वायर हो गया, 4 क्यूब हो गया, 5 क्यूब भी है, 6 स्क्वायर भी है, 6 क्यूब भी है। अब पैटर्न अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बीच में यहां पर एक टर्म आनी चाहिए विच शुड हैव बीन व्हाट, इट शुड बी 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन गाइस 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर तो 25 होता है, हमें क्या दे रखा है 26। तो यानी कि यहां पे रॉन्ग टर्म क्या होगी,
26 और उसकी जगह क्या आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। ये एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है आपके सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन का। आप अगर रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करते वक्त में ये चेस करने जाओगे, ये ढूंढने जाओगे कि क्या सही होना चाहिए था, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। यानी सिर्फ हिट एंड ट्रायल नहीं कि सर मेरे को 26 अलग लग रहा है, 27 अलग लग रहा है, ऐसा नहीं। 26 की जगह क्या होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। क्या 25 रखने पर एक पूरा यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है थ्रू आउट द सीरीज? हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो मैं 100% श्योर हो सकता हूं कि भाई मेरा 26 क्या है, रॉन्ग टर्म है, गलत आंसर है। उसकी जगह पे मुझे 25 होना चाहिए था। मेरे लिए यहाँ पे अगर सीक्वेंस में 25 होता तो इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए सीयूईटी के अंदर आपके पास में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है सीयूईटी, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारी कंट्री में होते हैं उसमें से एक ऐसा एग्जाम है, वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्स है जिसमें कि नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। बहुत लोग, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब वर्बल रीजनिंग ही पूछी जाती है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सीक्वेंस सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस एंड जिस तरीके की चीजें होती हैं, इन इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो नहीं करना है। सीयूईटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये हमें बोल रहा है गिवन फिगर इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द फोर ऑप्शन फिगर्स, फाइंड द ऑप्शन फिगर विच कंटेन्स द गिवन फिगर एज इट्स पार्ट। यानी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो फिगर मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिगर मुझे यहां पे दिया गया है, दिख रहा है, ये मुझे ढूंढना है कि इन चारों में से कहां पर मुझे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। अब देखिए एक बात तो क्लियर है कि मुझे यहां पे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे भी इट इज टिल्टेड। ठीक है, इसमें तो कहीं नहीं दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही है, यहां पर ये दिख रही है, लेकिन ये फिगर कंप्लीट नहीं होगा। देखो यहां तक तो चला गया, ठीक बात है, ये लाइन भी मुझे मिल गई, डन है, ये पार्ट भी मुझे मिल गया। तो लेकिन बेसिकली ये इस तरीके से बनना चाहिए था ना कि पूरा ये यहां पर ऐसा मिले, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है यहां पे होता हुआ, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां पर भी मुझे नहीं होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट वाले के अंदर तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं दिख रही है, तो सेकंड वाले में होना चाहिए। अब सेकंड वाले में ढूंढना है, तो यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। आई होप आप सब लोगों को दिखना चाहिए ये फिगर। ठीक है, देखिए ये रहा आपका फिगर जो आपको चाहिए था। ये आइडेंटिफिकेशन आपको करना आना चाहिए एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, या एक प्रैक्टिस का पार्ट होता है कि आपको ये चीजें दिखने लगती हैं। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा है कि भाई हमें लाइंस को देखना है, केयरफुली देखना है। बट ये एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन आप इसी तरीके से आंसर कर सकते हैं। यू कांट क्रिएट अ डिफरेंट फिगर एवरी टाइम। ठीक है, बहुत सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जैसे फिगर कंप्लीशन एक टॉपिक होता है। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, फिगर को कंप्लीट करने जाता हूं। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन ऐसा है जो कि ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसका एक आइडिया लेकर के आपको ढूंढना है कि एग्जैक्ट मुझे मिलना चाहिए किसी ना किसी के अंदर। तो यहां पर गाइस आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें एज इट इज यहां पे मिल रहा है। ओके, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमें जो फिगर ढूंढना है वो ये रहा, ये फिगर मुझे मिलना चाहिए इस तरीके से। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये हट टाइप बन रहा है, ये हट जैसा बन रहा है यहां पे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा फिगर मुझे चाहिए, ये लाइन मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले के अंदर आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, बट ये तो एग्जैक्ट वर्टिकल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर अगर मैं जाऊं सेकंड वाले के अंदर, तो मुझे ये लाइन, ये तो एग्जैक्ट सीधा जा रही है। अगर आप बीच में भी रुकोगे तो भी यहां से ये ऐसा ट्राइंगल टाइप दिख रहा है इस तरीके का, तो फिगर मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेम मुझे थर्ड वाले में भी नहीं बनता हुआ दिख रहा। लेकिन ध्यान से देखो, अगर फोर्थ वाले ऑप्शन को आप चेक करोगे तो आप सबको रियलाइज होगा कि सर ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, ध्यान से देखो, इधर मैं बना रहा हूं यहां पे, ये देखिए, ये बन गया आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन फिगर। ठीक है, दिखा सब लोगों को। ओके,
तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। फिगर कंप्लीशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है। इनफैक्ट पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ही बहुत आसान है। इट्स जस्ट कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आंसर नहीं करते हैं। ओके, तो कहां पर मिला मुझे ये वाला फिगर, जो क्वेश्चन फिगर था, ये मुझे मिला ऑप्शन 4 के अंदर। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इससे आप सीख पा रहे हो कि आपको किस एंगल पे, किस थॉट प्रोसेस के साथ में चलना है, किस तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन में। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो चलिए आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे उससे। क्या बोल रहा है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। ठीक है, एक क्लॉक है जिसको आपने सही सेट करा है। सेट राइट मतलब एग्जैक्ट टाइम मैच करके आपने सेट करा है, कितने बजे, 5 AM पे। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। अब देखिए फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना गाइस, फॉल्टी क्लॉक, जैसे ही फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए, दैट इज यूनिटरी मेथड। ओके, मेथड, यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं और बहुत आसान होता है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। चलो फटाफट से सॉल्व करके दिखाता हूं यहां पे कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ओके, क्या बोल रहा है, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। ठीक है, व्हाट वुड बी द करेक्ट अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन द 4th डे। ओके, अब देखिए दो क्लॉक है हमारे पास में, एक है करेक्ट क्लॉक। ओके, करेक्ट क्लॉक, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ठीक है, वन इज करेक्ट क्लॉक एंड द अदर वन इज फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, एक फॉल्टी है, एक करेक्ट क्लॉक है। आपने दोनों क्लॉक को एग्जैक्ट मैच कराया सुबह 5 AM पे। ठीक है, 5 AM पे दोनों क्लॉक सही थी, दोनों के अंदर सही टाइम दिख रहा था, दैट इज 5 AM इन द मॉर्निंग। अब फॉल्टी क्लॉक के लिए आपको बोला जा रहा है कि ये 16 मिनट्स लूज करती है 24 आवर्स में। तो अब यूनिटरी मेथड, मैंने बोला तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे समझ के देखते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी देर में करेक्ट क्लॉक 24 आवर्स चलेगी, उतनी देर में जो आपकी फॉल्टी क्लॉक है वो कितना चलने वाली है, वो कितना ट्रेवर्स करेगी। तो पूरे 24 आवर्स तो नहीं है, क्योंकि ये तो करेक्ट नहीं है, तो ये चलेगी 23, और 1 आवर में से 16 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44/60 आवर्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए यहां से 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब है कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स में से 16 मिनट्स अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास में आएंगे कितने, 44 मिनट्स। बट मैं टाइम किस में लिख रहा हूं गाइस, यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं आवर्स के अंदर। ठीक है, अब आवर्स में अगर मुझे टाइम लिखना है तो मुझे इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 23 आवर्स तो कंप्लीट है, प्लस जो 16 मिनट्स मैंने माइनस करा है उसको मैंने आवर्स में चेंज करके लिखा है, दैट इज 44/60। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 11/15, राइट, 11/15। और फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, 15 इंटू 3 इज 45, 15 इंटू 2 इज 30, 345 प्लस 11/15, यानी कि आपके पास में आ जाएगा कितना, 356/15 आवर्स। ओके, तो फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैं यूनिटरी मेथड यहां पे लगाऊंगा। अभी आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये, होता है ये वाला पार्ट, है ना। तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करके लिख लिया। इसका मतलब है कि जितनी देर में फॉल्टी क्लॉक 356/15 आवर्स चलती है, उतनी देर में करेक्ट क्लॉक चलेगी कितना, 24 आवर्स। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। 16 मिनट्स लूज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जितनी देर में ये क्लॉक 356/15 आवर्स चल रही है, उतनी देर में करेक्ट क्लॉक कितना चलेगी, पूरे 24 घंटे। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो इसके अंदर है। ठीक बात है, तो एक रिलेशन मिला मुझे। अब मुझे बोल रहा है कि जब हमने इसको 5 AM पे सेट कर दिया था, तो आपको करेक्ट टाइम बताना है कब, जब ये वाली जो क्लॉक है, ये जो फॉल्टी क्लॉक है, ये इंडिकेट करेगी 10 PM ऑन द 4th डे। ठीक है, यानी कि सुबह 5 बजे से, फर्स्ट डे सुबह 5 बजे से लेकर के 10 PM ऑन द 4th डे तक ये क्लॉक चली है, मुझे बताना है कि ये कितना चलेगी। तो आई होप सबको यूनिटरी मेथड जैसा ये साउंड कर रहा होगा। 4 मैंगो की प्राइस 12 रुपीज है, 1 की कितनी होगी 12/4, 5 की कितनी होगी 12/4 इंटू 5, राइट। ये हम करते थे, बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। अब हमें ये देखना है कि 5 AM से, ठीक है, 5 AM ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, यहां से लेकर के और 10 PM
10 PM ऑन द 4th डे तक कितना टाइम हमने ट्रेवर्स करा है। ट्रेवर्स करा है मतलब हम कितना आगे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। 5 AM से 5 AM फर्स्ट डे से 5 AM सेकंड डे पे जाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 5 AM थर्ड डे पे जाएंगे तो 48 आवर्स हो जाएंगे, और 5 AM फोर्थ डे पे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 48 प्लस 24 यानी कितना 72 आवर्स, ठीक है। तो 5 AM फोर्थ डे पे 72 हो गए, 5 PM पे लेकर के जाओगे तो 12 आवर्स और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 12, राइट। 72 प्लस 12 इज इक्वल टू 84। तो 84 तो यहां पर आ गया। और देखिए 5 PM नहीं है, 10 PM है तो प्लस 5, ठीक है। तो देखिए लिख देता हूं मैं यहां पे 72 प्लस 12 प्लस 5 यानी कितने आवर्स आपने ट्रेवर्स करा है 89 आवर्स ट्रेवर्स करा है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा कितना सिंपल बन गया है, यहां पे कितना आसान क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन ये बन गया कि जितनी देर में, सबसे पहले जितनी देर में 356/15 आवर्स ये फॉल्टी क्लॉक चलती है उतनी देर में करेक्ट क्लॉक कितना चल रही है 24 आवर्स। आपको बताना है कि जितनी देर में ये फॉल्टी क्लॉक 89 आवर्स चलेगी करेक्ट क्लॉक कितना चलेगी। यही तो क्वेश्चन बन गया अल्टीमेटली हमारा, ठीक है। तो इसको तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई अगर 356/15 आवर्स में करेक्ट क्लॉक 24 आवर्स चलती है तो 1 आवर में कितना चलेगी 24 इंटू 15 अपॉन 356, ठीक है। और 89 आवर्स में कितना चलेगी 24 इंटू 15 अपॉन 356, ठीक है, राइट। इजी है, ठीक है। यही तो हमें कैलकुलेट करना था, अपॉन 356 सॉरी इंटू 89, इंटू क्या इंटू 89, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 6 से मैंने या पहले 4 से कैंसिल कर लीजिए 6 टाइम्स, ओके। 8 4 32 9 टाइम्स। अरे देखो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, 89 और 89 तो एग्जैक्ट कैंसिल हो गया यहाँ पे। यानी कि जो कैलकुलेशन भी मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी वो जेन्युइनली थी नहीं, वो बस मुझे लिखना था। एक बार जो बेसिक प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना है। इसीलिए बोला जाता है कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट्स पे ट्रस्ट करोगे तो इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि जो एप्टीट्यूड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो रीजनेबल ही होते हैं, ओके। तो यस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट है फॉल्टी क्लॉक का, बट फिर भी हम कर सकते हैं। तो 15 इंटू 6 का मतलब कितना हो गया 90 आवर्स। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी देर में ये फॉल्टी क्लॉक 89 आवर्स चलती है उतनी देर में करेक्ट क्लॉक कितना चलेगी 90 आवर्स चलेगी। कब से 90 आवर्स 5 AM से 90 आवर्स। तो भाई सिंपल सी बात है 89 आवर्स चलना था तो कितने बज रहे थे रात के 10 बजे थे। अगर 90 घंटे चलाऊंगा तो करेक्ट क्लॉक कितना शो करेगी, एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम होगा 11 PM, ओके। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये छोटी सी कैलकुलेशन से डर करके ना क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, लास्ट में जाकर के कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा परसिवरेंस चाहिए होगा, थोड़ा अपनी अपने प्रिपरेशन पे आपको ट्रस्ट करके चलना होगा कि ठीक है सही कर रहे हैं हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, आराम से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक का ही है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड है और इसी फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्लॉक वॉज 5 मिनट्स स्लो एट 8 AM ऑन ट्यूजडे, ठीक है। 8 AM ट्यूजडे को, ठीक है, 8 AM ट्यूजडे, राइट, 8 AM ट्यूजडे को अ क्लॉक वॉज 5 मिनट स्लो। एक घड़ी थी जो कि 5 मिनट पीछे थी, एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पीछे थी। द सेम क्लॉक वॉज 7 मिनट्स टू फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, ठीक है। 8 PM थर्सडे को, राइट, 8 PM थर्सडे को द सेम क्लॉक वॉज 7 मिनट्स फास्ट। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। पिछले क्वेश्चन में फॉल्टी क्लॉक कितना टाइम कितनी देर में लूज कर रही है, या गेन का भी क्वेश्चन हो सकता था, गेन करेगी, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया था। इस क्वेश्चन में गाइस क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि मैं यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं कि कितना गेन होगा या कितना लॉस होगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्या करा है, मैंने रिलेशन दे दिया है कि भाई एक घड़ी थी जो कि 8 AM ट्यूसडे से 8 PM थर्सडे पे 5 मिनट स्लो से 7 मिनट फास्ट चली गई है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, वही जो एक हमारा की रिलेशन था ना
कौन सा की रिलेशन? पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि कितने मिनट्स, कितने आवर्स करेक्ट क्लॉक के कितने आवर्स के बराबर हैं, ये रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो इसी पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? हमें ये रियलाइज हो रहा है कि 8 AM ट्यूसडे से लेकर के अगर मैं 8 PM थर्सडे तक की बात करूं, ठीक है, तो देखो 8 AM ट्यूसडे से 8 AM वेडनेसडे 24 आवर्स, 8 AM थर्सडे 48 आवर्स और 8 PM 48 + 12 यानी कितने घंटे हम चले हैं? 60 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इन 60 आवर्स में इस क्लॉक ने क्या करा है? ध्यान से सुनो। इस क्लॉक ने 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे चली गई है ये क्लॉक, यानी कि जहां वो 5 मिनट लूज कर रही थी उससे वो क्या कर रही है? 7 मिनट्स गेन कर रही है। 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे, तो कोई चीज 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट आगे आएगी तो 0 पे आएगी, और 7 मिनट आपको एक्चुअल टाइम से आगे लेकर के जाना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे जाने में 60 आवर्स में इस क्लॉक ने 12 मिनट्स गेन करे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी पे पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है कि आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या? दोबारा से सुन लीजिए, देखिए 8 AM ट्यूसडे से शुरू करा, 8 PM थर्सडे तक गए, कितने आवर्स हुए? 60 आवर्स हुए। बेसिक लॉजिक है, 8 AM ट्यूसडे से वेडनेसडे पे जाओगे तो 24 घंटे होंगे, वेडनेसडे से थर्सडे पे जाओगे 24 और हो जाएंगे 48, और 12 घंटे और आपने जोड़ दिए क्योंकि आपको रात के 8 बजाने हैं, ठीक है। तो 60 आवर्स आपने ट्रेवर्स करा है। इस ड्यूरेशन में, इंटायर ड्यूरेशन में, ये घड़ी 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे आ गई है। तो 5 मिनट पीछे से अगर 5 मिनट गेन करती तो बराबर आती, करेक्ट टाइम दिखाती, और उसके बाद में 7 मिनट आगे चली गई है, यानी इसने कितना गेन कर लिया है? 12 मिनट्स गेन कर लिया है। कई स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस नहीं करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक पे चलो कि क्या हो रहा है। 5 मिनट पीछे थी, 0 पे आई, 7 मिनट आगे चली गई, ठीक है, यही हुआ है। तो अब इस रिलेशन को देख करके मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट करूंगा। ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन वाज इट करेक्ट, यही तो पूछा है। अच्छा, अब इसी ड्यूरेशन में जब मैं इसको समझा रहा था, मैंने एक लाइन बोली कि 5 मिनट पीछे से जब ये घड़ी 5 मिनट आगे आएगी तो पहले 0 आएगी यानी करेक्ट टाइम दिखाएगी, और फिर 7 मिनट आगे गई होगी, यही तो हुआ होगा। -5 से नंबर लाइन पे अगर चलोगे तो -5 से पहले 0 आएगा, फिर आप +7 पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं बीच में इसने करेक्ट टाइम दिखाया है। अच्छा, अगर मैं यहां पे गेन और आवर्स को इंटरप्रेट करूं तो मुझे रियलाइज होता है कि 12 मिनट्स गेन करने में इस घड़ी को कितना टाइम लग रहा है? 60 आवर्स लग रहे हैं। फिर से कोर लॉजिक, यूनिटरी मेथड मत भूलना, मैंने बोला था फॉल्टी क्लॉक आएगा, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए दैट इज यूनिटरी मेथड। तो 12 मिनट गेन करती है घड़ी कितनी देर में? 12 मिनट गेन करती है 60 आवर्स में। 1 मिनट कितनी देर में गेन करेगी? 1 मिनट गेन करेगी 60/12 आवर्स के अंदर, यानी कितना? 5 आवर्स में। और 5 मिनट कितनी देर में गेन करेगी? 5 मिनट क्यों आया? 0 के लिए क्या चाहिए? +5, -5 से 0 ही तो आना है, तो 5 मिनट गेन कराना है। तो 5 मिनट गेन कितनी देर में करेगी? 5 × 5 यानी कि 25 आवर्स में। फेयर इनफ, ठीक है। तो अब हमें करेक्ट टाइम बताने के लिए क्या करना है? 8 AM ट्यूसडे से इसको 25 घंटे आगे लेकर के जाना है। बहुत सिंपल है, 24 आवर्स आगे लेकर के जाओगे तो 8 AM ट्यूसडे से क्या आ जाएगा? 8 AM वेडनेसडे और +1, 1 घंटा और, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज 9 AM वेडनेसडे। ठीक है, समझ में आया? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कितना आराम से हमने सॉल्व कर लिया। ध्यान रखना, फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, किसका? कैलेंडर का, ठीक है। कैलेंडर के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए। आप पहले CUET 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड्स के अंदर आंसर निकालेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है 1 जुलाई 2022 वॉज संडे, ठीक है। अब गाइज इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो। 1 जुलाई, ठीक है, डेट्स मेंशन कर देते हैं 2022, कौन सा दिन था? संडे था, ठीक है। 1 जुलाई 2022 का संडे था। आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट वाज द डे ऑन 1 नवंबर 2022। आपको 1 जुलाई से कहां जाना है? 1 नवंबर पे जाना है सेम ईयर के अंदर 2022 में, ये क्वेश्चन है। तो मुझे बस ये देखना है कि यहां से यहां कितना आगे गया हूं मैं, कितने ऑड डेज आए हैं, उतना ही मैं संडे को ऐड कर दूंगा। अगर आपको बेसिक ऑड डेज की कैलकुलेशन पता है
ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ऑड डेज वो डेज होते हैं जो कि कंप्लीट वीक्स बनने के बाद में हमारे पास में एक्स्ट्रा बच जाते हैं। जैसे अगर मैं 10 दिन का टाइम पीरियड लूं तो 10 डेज के पीरियड में एक कंप्लीट वीक होगा और 3 ऑड डे आएंगे। ठीक है, अगर मैं 15 डेज का पीरियड लेता हूं तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 2 कंप्लीट वीक बनेंगे। ठीक है, बिकॉज 7 इंटू 2 इज 14। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 14 प्लस 1 तो ऑड डे कितना आ जाएगा? एक ऑड डे आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि 15 डेज का पीरियड था। 28 डेज के पीरियड में कितने ऑड डे होंगे? 28 डेज के पीरियड में हमारे पास में 0 ऑड डे होंगे। अब सोचिए जब बीच में ये मंथ्स आएंगे तो उनके अंदर ऑड डे तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। क्यों भाई? आप सोच करके देखो कि अगर मैं जून की बात करूं, कितने कितने डेज का मंथ होता है? 30 डेज का मंथ होता है, तो ऑड डे कितने होंगे? 2। कैसे? 4 तो कंप्लीट वीक होंगे, 7 इंटू 4 इज 28, 2 एक्स्ट्रा बच गए, वो ऑड डे हैं। ठीक है, जुलाई में कितने ऑड डेज होंगे? 31 डेज का मंथ होता है, तो हमारे पास में ऑड डे कितने आ जाएंगे? 3। सेम लॉजिक, 28 के कंप्लीट वीक्स बनेंगे, 4 वीक और 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, अगस्त में फिर से 31 डेज होते हैं, तो 3 ऑड डे आ जाएंगे। अब करना क्या है? आपको सिर्फ ओवरऑल ऑड डे निकालने हैं और संडे में उतने दिन ऐड करके आगे लेकर के चले जाना है। ठीक है, अब कैसे शुरू करेंगे? ध्यान से देखो। 1 जुलाई 2025 तो हो 2022 तो हो चुका है। अब जुलाई में बेटा कितने दिन बचे हैं? जुलाई में दिन बचे हैं 30। ठीक है, अब आप चाहो तो यहां पे 30 लिख लो, या फिर आप 30 को भी चेंज करके बोल सकते हो कि सर ऑड डे कितने आएंगे? 2 ऑड डे हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई के अंदर भी तो 4 हफ्ते तो पूरे बन जाएंगे। 28 कितने ऑड डे बचेंगे? 2। ठीक है, फिर आए हम किसके अंदर? अगस्त के अंदर कितने ऑड डे होंगे? 3। ठीक है, सितंबर में कितने ऑड डे होंगे? 2। ओके, और अक्टूबर के अंदर कितने ऑड डे होंगे? अक्टूबर में होंगे 3। नवंबर में ऑड डे काउंट करने। अब नवंबर में आप बोलोगे सर नवंबर पूरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, एक ही दिन तो हुआ है, तो बस 1 नवंबर का एक दिन हम यहां पे काउंट कर लेंगे। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 2 + 3 इज 5 + 2 इज 7। ये तो कंप्लीट वीक बन गया है, छोड़ दो इसको। बचा मेरे पास में क्या? 3 + 1 यानी कितना? 4। ओके राइट, 3 + 1 दैट इज 4। तो कितने ऑड डे आए भाई मेरे पास में? मेरे पास में टोटल ऑड डे आए 4। ओके, अब ध्यान रखना, 0 ऑड डेज का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 इज ट्यूसडे, 3 इज वेंसडे, 4 इज थर्सडे। तो संडे के अंदर कितने? संडे का मतलब क्या हो गया? 0 + 4 करूंगा तो बेटा क्या आएगा? 4। यानी कि कौन सा दिन होना चाहिए? दिन होना चाहिए थर्सडे। ठीक है, कौन सा दिन होना चाहिए? थर्सडे होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन 3। इजी था, बस ये ऑड डेज काउंट करने की फिलॉसफी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। मैंने आपको बोला इफ 15th May 2003 वाज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑन 18th March 2005? ये आपको निकालना है कि 15th May को अगर मंडे था तो 18th March 2005 को कौन सा डे था, ये कैलकुलेट करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, 15th May से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और कहां पर? 2003 के अंदर। डे हमें क्या दे रखा है? डे हमें दे रखा है मंडे। ठीक है, अब यहां से मुझे चल के जाना है कहां तक? 18th मार्च। ओके, 18th मार्च, और कौन सा ईयर है? 2005। ठीक है, अब देखो बीच में ईयर्स भी चेंज होंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर वो पिछली बार तो बीच में सिर्फ 2-3 महीने ही आए थे, तो आपने अगस्त आया था, सितंबर आया था, अक्टूबर आया था, आपने जल्दी से कर लिया था, अब यहाँ पूरा साल है तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं 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 होगा, मैं पूरे कंप्लीट ईयर्स के अंदर भी ऑड डे डायरेक्ट निकाल सकता हूं, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मई के अंदर हमारे पास में बेटा कितने डेज बचे हुए हैं? 16 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, मई इज ऑफ 31 डेज, 16 डेज बचे हुए हैं, यानी कि ऑड डे हमारे पास में कितने आ गए? 2। कैसे? 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो। ठीक है, जून के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? जून के अंदर हमारे पास में होंगे 2 ऑड डेज, क्योंकि 30 डेज का मंथ होता है। जुलाई इज 3, अगस्त इज 3, सितंबर इज 2, अक्टूबर इज 3, नवंबर इज 2, दिसंबर इज 3। यहां तक पहुंच जाओ, बस दिसंबर तक पहुंच जाओ। अब देखो आगे की कहानी बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट पूरा एक साल एज इट इज मुझे मिल रहा है कौन सा? ईयर 2004। ठीक है, तो ईयर 2004 को कैसे हम सॉल्व करें? आप सोच करके देखिए, एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ठीक है, तो ऑड डे कितने आते हैं? ऑड डे आता है 1। आप चेक कर लीजिए, 364 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स इज 35, 2 टाइम्स इज 14, बचेगा कितना? एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन 2004 तो लीप ईयर है।
ठीक है। तो अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366, यानी 2004 के अंदर कितने ऑड डेज आएंगे? 2004 में ऑड डेज आएंगे 2। पूरा साल एक साथ हमने खत्म कर दिया है। अब हम आते हैं 2005 में। तो जनवरी के अंदर 3 ऑड डे होंगे। फेब्रवरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना, 2005 एक नॉन लीप ईयर है, तो फेब्रवरी में ऑड डेज 0 होंगे क्योंकि 28 डेज का मंथ होगा। और मार्च में कितने दिन हुए हैं? ठीक है, मार्च में हुए हैं 18। 18 का मतलब हो गया 4 ऑड डेज, राइट। बस ये प्रोसेस आपको पूरा निकालना है। अब देखिए मैं बहुत जल्दी से इसको कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा भाई? मुझे अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव है 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना, तो जरूरी थोड़ी है सबको बैठ करके ऐड करूं। मैं तो अगर 7 या 7 का मल्टीपल मुझे एडिशन के अंदर कहीं पर भी मिलता है तो उसको वहीं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि वो कंप्लीट वीक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद 4 + 3 7, भूल जाओ इसको। 2 2 4 और 3 7, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, 2 2 4 और 3 7, डन। ठीक है, ये खत्म हो गया। क्या क्या बचा हुआ है मेरे पास में? 3 बचा हुआ है, 3 + 3 6 + 2 इज 8, 8/7, यानी कि अल्टीमेटली रिमाइंडर यानी कि फाइनली मेरे ऑड डेज कितने आए? 1। 1 मंडे का मतलब क्या होता है? 1 कितने दिन आगे लेकर के जाना है? एक दिन आगे लेकर के जाना है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? 2। 2 का मतलब बेटा क्या हो गया? 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे। ओके, सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ट्यूसडे। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। किसी कोड वोड की जरूरत नहीं पड़ेगी रट्टा मारने की। ठीक है, फटाफट आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, राइट। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या करना है? ये फिगर मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे कंप्लीट? ध्यान से देखो। अब सबसे पहले तो इस फिगर मैट्रिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी करते हैं, देखते हैं। भाई यहां पे मुझे दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक और ट्राइंगल बना हुआ है बट कोई भी रीजन शेडेड नहीं है। यहां सेकंड, यहां पे एक सर्कल है, उसको मैंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, और कोई रीजन शेडेड नहीं है, स्क्वायर के अंदर भी नहीं है। इस वाले फिगर के अंदर मुझे रियलाइज हो रहा है यार ये ट्राइंगल है, एक रीजन मैंने शेड कर दिया, फिर एक रीजन यहां पे शेड हो गया, एक रीजन यहां पे शेड हो गया। एक पैटर्न दिख रहा है कि शेडिंग किस तरीके से की जा रही है। यहां पर ध्यान से देखो, आपने इसी फिगर के अंदर 2 रीजन शेड कर दिए, यहां पर भी 2 रीजन शेड कर दिए, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है इस फिगर के भी 2 रीजन शेडेड होने चाहिए। ठीक है, अब 2 रीजन शेडेड होते हुए मुझे कई जगह पे दिख रहे हैं। देखो यहां पे तो पूरा फिगर ही शेडेड है, ये तो हटा ही दो, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। इस फिगर में क्या प्रॉब्लम है? इस फिगर में प्रॉब्लम है कि मैंने डिवीजन सही से नहीं कर रखा है। मैंने सिर्फ एक लाइन से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जबकि ये 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था। पैटर्न देखो यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था। कैसा? ऐसा बीच में क्रॉस बनना चाहिए था। दैट्स नॉट हैपनिंग हियर। यहां भी नहीं हो रहा था, यहां भी नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है। यहां पे भी देखो आपने 1 2 3 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, रिजेक्ट हो गया ये ऑप्शन भी। अल्टीमेटली मुझे अपना पैटर्न मैच होता हुआ कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो कि आपके थीम से बिल्कुल मैच हो रहा है। उसके बाद में आपने इसी तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट शेड करा था और अब हमने एक और पार्ट शेड कर दिया, ये वाला, ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। तो पूरा पैटर्न मैच कर रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इजी है, आई होप मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, काफी सारी चीजें लोगों की रिवाइज भी हो रही होंगी, सीख भी रहे होंगे, और बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है? ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है। गाइस बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, मजेदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव होता है और बड़े आराम से, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आप जानते हो, अगर इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आप जानते हो, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो प्लस साइन का क्या मतलब है? प्लस साइन का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, स्टार का क्या मतलब है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो कहीं पर भी स्टार आएगा तो मैं उसको इंटरप्रेट कैसे करूंगा? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक बात है। फिर क्या बोल रहा है? हैश बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। हैश का मतलब क्या है? ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए क्या है? बी की डॉटर है। ठीक है, फेयर इनफ। और फिर मुझे बोल रहा है माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए क्या है? बी की वाइफ है। ठीक है, अब गाइस इन्हीं इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इस क्वेश्चन में मुझे इस एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, और बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन मुझे आंसर करना है हाउ इज एच रिलेटेड टू यू।
ठीक है, क्या आंसर करना है, हाउ इज एच रिलेटेड टू यू। ओके, चलिए पहले इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो देखिए आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से हम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से स्टार्ट करने का मतलब है आखिरी रिलेशन सबसे पहले इंटरप्रेट करते हैं। तो H प्लस टी का मतलब क्या होगा, H इज द ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, आप लेफ्ट से भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए मैं लेफ्ट से कर देता हूं, ठीक है। U हैश C का क्या मतलब है, U इज द डॉटर ऑफ C, ठीक है, तो C की डॉटर है U, ये लीजिए। C माइनस डी का क्या मतलब है, C इज द वाइफ ऑफ D, ठीक है, C इज द वाइफ ऑफ D, ये बन गया हमारा C इज द वाइफ ऑफ D, ठीक है, वाइफ बोला था, इसको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिंबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, C इज द वाइफ ऑफ D। फिर क्या बोला है, D प्लस एच, तो A प्लस बी का मतलब क्या था, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो D प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, D इज द ब्रदर ऑफ H, ठीक है। H प्लस टी का मतलब क्या हो जाएगा, H इज द ब्रदर ऑफ T, ये लीजिए बन गया पूरा, ठीक है। T का जेंडर मुझे नहीं पता लगेगा, ध्यान रखना। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता तो H प्लस टी पहले आता, फिर D प्लस एच आता, फिर ये वाइफ आता, फिर डॉटर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ इज H रिलेटेड टू यू, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज H रिलेटेड टू यू। तो यहां पे ध्यान से देखो, यूज फादर्स ब्रदर इज H, ओके। H कौन है, यूज फादर्स ब्रदर। What do you call your father's brother? You call him your uncle. Okay? तो use father's brother का मतलब क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो how is H related to you? Answer is uncle. कई बार यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, क्वेश्चन में पूछता है H related to you और वो आंसर देना चाहते हैं U related to H का। ध्यान रखना किसका रिलेशन पूछा है, किसके साथ में पूछा है। H का पूछा है किसके साथ में, U के साथ में, ठीक है। तो H का रिलेशन तो मेल है, फादर की जनरेशन में है, पेरेंट्स की जनरेशन में है, और फादर सिबलिंग हम बोलेंगे इसको, ठीक है, फादर का ब्रदर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंकल, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A इंटू बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A प्लस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B, प्लस का क्या मतलब है, A इज द मदर ऑफ B, ठीक बात है। फिर A डिवाइड B मीन्स A इज द सन ऑफ B, डिवाइड का मतलब क्या है, A इज द सन ऑफ B, ये लीजिए बहुत बढ़िया। एंड A माइनस बी मीन्स A इज द हस्बैंड ऑफ B, ठीक है, माइनस साइन का क्या मतलब है, A इज द हस्बैंड ऑफ B, ओके। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, दोनों केसेस में मैं प्लस माइनस यूज कर रहा हूं मेल फीमेल को डिफाइन करने के लिए, ये डबल एरो वाला साइन हम यूज कर रहे हैं हस्बैंड्स के लिए, ओके। जनरेशन में इस तरीके से डाउनवर्ड एरो में डिफाइन करता हूं, ब्रदर सिस्टर के लिए मैं ये सिंबल यूज करता हूं। ये बहुत बेसिक से कॉमनली यूज सिंबल है, इनको ध्यान रखो, इंटरप्रिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन M इज द फादर ऑफ N, ठीक है। अब मुझे एक एक करके इनको चेक करना है, M इज द फादर ऑफ N। अरे यार पहला ऑप्शन तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, M इज द सन ऑफ N। A डिवाइड B का मतलब क्या था, A इज द सन ऑफ B, तो यहां तो M डिवाइड N सीधा ही दिख रहा है, तो M इज द फादर ऑफ N यहां तो आ ही नहीं सकता। सेकंड वाले में देखते हैं M इंटू O, M इंटू O का मतलब क्या है, M इज द ब्रदर ऑफ O, ठीक है, M इज द ब्रदर ऑफ O बना दिया हमने। O माइनस N का मतलब क्या है, O इज द हस्बैंड ऑफ N, O इज द हस्बैंड ऑफ N, ठीक है। अच्छा अगर A इज द हस्बैंड ऑफ B दे रखा है तो ध्यान रखना B का जेंडर फीमेल होगा, ठीक है, तो यहां पे N का जेंडर क्या आ गया, फीमेल। अब मुझे क्या चाहिए था, M इज द फादर ऑफ N, यहां होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं सर यहां तो नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट O M प्लस O का मतलब क्या है, M इज द मदर ऑफ O, ये लीजिए M इज द मदर ऑफ O। एंड O इंटू N का मतलब क्या है, O इज द ब्रदर ऑफ N, ठीक है, O इज द ब्रदर ऑफ N। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, M इज द फादर चाहिए था, M का जेंडर ही फीमेल आ गया है, ठीक है, मदर बोलते बोलते ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था मुझे, तो ऑप्शन 3 भी रिजेक्ट हो गया। यानी कॉमन सेंस से अगर निकालें तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4। प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, देखो O माइनस N का मतलब है O इज द हस्बैंड ऑफ N, O माइनस N का मतलब है O इज द हस्बैंड ऑफ N। एंड सॉरी M माइनस O, माय बैड, M माइनस O बोला है, M माइनस O का मतलब है M इज द हस्बैंड ऑफ O, M इज द हस्बैंड ऑफ O। और उसके बाद में बोला है O प्लस N, O प्लस N का क्या मतलब है, O इज द मदर ऑफ N, ठीक है, तो O इज द मदर ऑफ N। क्या M N का फादर है यहां पर, जी हां बिल्कुल। क्या N का जेंडर पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है, लेकिन M का जेंडर, जनरेशन, फैमिली सब पता है, M इज द फादर ऑफ N। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, ठीक है। देखो इतने सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, राइट। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। बस इस बार हमें क्या निकालना है,
मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज का थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। हम बेसिकली किसी भी इमेज बेस्ड ऑब्जेक्ट को 9 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज सेंटर राइट। ओके, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं जस्ट सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, ये लो, दिस इज सेंटर राइट, दिस इज डाउन, दिस इज अप, दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको सेंटर राइट लिखने की जगह सिर्फ राइट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, राइट लिख दिया सिर्फ, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा बनेगा, ये बनेगा अप राइट। ये क्या बनेगा, डाउन राइट। यहां पर क्या आएगा, डाउन लेफ्ट। और यहां पर क्या आएगा, अप लेफ्ट। ओके, अब ध्यान से सुनो, जब भी मिरर इमेज निकालनी होती है, अगर मैं इस इमेज के साइड में मिरर रख दूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाएगा। राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। लेकिन अप डाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वाटर इमेज निकालते हो तो वर्टिकल इन्वर्जन होता है, तो अप डाउन चेंज होता है, राइट लेफ्ट सेम रहता है। मिरर इमेज में क्या होता है, राइट लेफ्ट चेंज होता है, अप डाउन सेम रहता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, इस फिगर का मुझे मिरर इमेज निकालना है, तो सबसे पहले मुझे यहां पे दिख रहा है ये एक ट्राइंगल, ठीक है। मैं यहां पे बना ही रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ट्राइंगल, इस पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये एज इट इज रहने वाला है। अब इस वाले फिगर को देखो, यहां पे ये सर्किल है और इसका बॉटम राइट पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो जब मैं इसका मिरर इमेज निकालूंगा तो यहां पे ये कहां पे, अच्छा, पोजीशन ओरिएंटेशन दोनों चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है, पोजीशन और ओरिएंटेशन दोनों चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बॉटम राइट पार्ट शेडेड है और सिचुएटेड कहां पर है, पोजीशन क्या है, अप लेफ्ट, ठीक है। तो अप लेफ्ट से पोजीशन चेंज होकर के कहां जाएगी, ध्यान से देखो, लेफ्ट राइट इंटरचेंज करोगे तो अप लेफ्ट से कहां जाएगा, अप राइट पे जाएगा, यानी ये सर्कल यहां आ जाएगा। कौन सा पार्ट शेडेड था, बॉटम राइट शेडेड था, तो अब क्या शेडेड होगा, बॉटम राइट यानी डाउन राइट शेडेड था, तो अब क्या शेडेड होगा, डाउन लेफ्ट शेडेड होगा, यानी ये मुझे यहां पर इस तरीके से शेडेड दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट शेडेड है। अब देखो, अगर मैं ये छोटा सा आइडेंटिफिकेशन भी कर लूं ना, तो भी मेरा पहला ऑप्शन यहीं से रिजेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी यहीं से रिजेक्ट हो रहा है। अप राइट शेडेड है, मैंने क्या बोला था, मिरर इमेज में अप डाउन चेंज नहीं होता है, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज होता है, ठीक है। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप चाहो तो सारी चीजें मैच कर सकते हो। देखो, ये एरो वाला जो साइन है ये लेफ्ट में था, तो अब ये एरो वाला जो साइन होगा ये कहां बन जाएगा, ये राइट में चला जाएगा, ओरिएंटेशन चला गया, चेंज हो गया, ठीक है। और ट्राइंगल आ जाएगा आपका लेफ्ट में। एरो का लेफ्ट वाला रीजन शेडेड था, तो अब राइट वाला रीजन शेडेड हो जाएगा। देखो यहां पे राइट वाला रीजन शेडेड है और पोजीशन भी चेंज हो गई है। इस ट्राइंगल के अंदर की बात करोगे तो बॉटम लेफ्ट शेडेड था, तो अब इस ट्राइंगल में बॉटम राइट शेडेड होगा। यहां पर देखिए बॉटम राइट शेडेड है, तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ये अप डाउन राइट लेफ्ट आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आंसर करेंगे, मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी आप लोग कितने लोग सही आंसर कर पाते हो। देखो, ये मुझे एक फिगर दे रखा है, आपको बोल रहा है कि मिरर इमेज मुझे निकालनी है जब मैं इसके राइट साइड पे मिरर लगाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो एरो है ये कहां पॉइंट कर रहा है, ये एरो पॉइंट कर रहा है बॉटम राइट की तरफ। तो अब लॉजिक लगाओ कि ये एरो बॉटम राइट की जगह कहां पॉइंट करेगा, राइट लेफ्ट इंटरचेंज होगा तो कहां जाएगा, बॉटम लेफ्ट में। अच्छा, बॉटम लेफ्ट में कौन कौन से फिगर में मुझे दिख रहा है, फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा, सेकंड में भी दिख रहा है। ये देखो, ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा, सिर्फ राइट लेफ्ट ही तो चेंज होता है, यहां भी ऊपर चला गया, ये तो नहीं है। बॉटम लेफ्ट में तो यहां इन दोनों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, डन। जो सेंटर में शेडेड पार्ट है ये सर्कल, ये तो चेंज होगा ही नहीं, ये तो एज इट इज अपनी जगह रहेगा। तो देखो, ये यहां पर अपनी जगह मुझे दिख रहा है, यहां पे इंटरचेंज कर दिया है, ऊपर वाला शेड कर दिया है, नीचे वाला खाली छोड़ दिया हॉलो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बीच वाला शेडेड ही रहना चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली आंसर पता लग गया है कौन सा है, ऑप्शन 3। ऊपर वाले पार्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए, ये हॉलो वाला सर्कल कहां पर था, अप लेफ्ट में, अब ये कहां चला जाएगा, अप राइट के अंदर, ठीक है। दिख रहा है सबको। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं।
अब गाइस देखिए, आज हमने कई सारे क्वेश्चंस करे हैं, कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे, सीयूटी 2025 के क्वेश्चंस भी करे। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज मैं एंड करने से पहले यहाँ पे आपको दे देता हूँ, मैं साइड में भी जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे सीयूटी का टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट यू ज्वाइन इट। इस पे हम लोग रेगुलरली, बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि जीके की क्लास भी हो रही है शाम को, इंग्लिश की क्लास भी हो रही है, मैथ्स की भी हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग भी हो रही है। तो जीएटी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सबका एक ऑल राउंड प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं सीयूईटी हमारे चैनल पे, सीयूईटी बाय एलपीटी पे। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इनफैक्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पीपीटीज, इनके पीडीएफ चाहिए, आंसर कीज चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन आवर चैनल। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को इट इज एब्सोल्युटली फ्री, और इस पे हम आपको बहुत सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। Okay, so I hope you enjoyed today's session. That's all from my side, guys. Thanks a lot. Take care. See you in the next session. Take care, people. Bye bye.